नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। बात करते हैं बीजेपी के स्टेक्स कितने बुरी तरह फंसे हैं या बीजेपी कहां निकाल लेगी। अगर सारे राज्यों की बात करें तो चुनाव असम में है, पश्चिम बंगाल में है, केरला में, तमिलनाडु में और साथ में पुदुचेरी जो कि एक केंद्र शासित राज्य है। अब बीजेपी कहां कहां किन राज्यों में फंसी है, वोट परसेंटेज के हिसाब से या फिर जो ट्रायंगुलर या बायलैटरल कॉन्टेस्ट है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए ये जो 5 राज्य हैं और इसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या बीजेपी इन चुनावों में वाकई में फंसी है या फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी ये चुनाव निकाल लेगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। प्रभा प्रताप शाही जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है शाही साहब। हमारे साथ मनीष शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। और मैं मनीष से शुरू करूंगी कि मनीष, ये जो चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या बीजेपी वाकई में मुश्किलों में है जहां तक वोट का सवाल है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर 5% वोट्स बीजेपी के फेवर में आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में तो फिर बीजेपी नंबर 1 पर हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मुस्लिम वोट सारे एकजुट असम में हो जाते हैं तो फिर हिमंता बिस्वा शर्मा का वापस सरकार बनाना मुश्किल होगा। तो क्या बीजेपी का दांव यहीं पर आकर फंस गया है? नहीं, देखिए, बंगाल में तो इस बार बहुत सशंकित है बीजेपी। मैंने पिछले दौर में जब बहुत हंगामा था कि वो बंगाल जीत भी सकते हैं, तब वो 100 के नीचे आ गए थे उस बार। अब याद रखिए, जो टेम्पो था उस समय, वो जो रफ्तार था चुनाव को बीजेपी की तरफ से, वो अपने चरम दौर में था। और लोकसभा में भी फिर उसको और ज्यादा उसको एक तरह से वो किया, लेकिन उसके बाद से लगातार वहां एक बीजेपी का ढलान है। और जो उस तरह की गति नहीं दिख रही है। वो बंगाली वाला जो सवाल भी है, बांग्लादेशी वाला जो सवाल भी है, वो बहुत अभी वहां पे उस तरह से मोशन में नहीं। जनरली वहां बल्कि ये जो एसआईआर के जरिए जो मतुआ समुदाय जिसमें कि बीजेपी पिछले दौर में घुसने की कोशिश कर रही थी, तो वहां भी एक इसके जरिए तनाव गया है। उनकी नागरिकता ही खतरे में पड़ गई, जो जिसको ये हिंदू समुदाय के ही बतौर देखने की कोशिश कर रहे थे। मतुआ जो समुदाय है, जिसको आप आदिवासी हिस्सा कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी उसको एक एक मजबूत अपने वोट बैंक के बतौर देख रही थी। वहां भी ममता ने थोड़ा प्रवेश किया इस बार। मैंने उनके नागरिक बने रहने पर ही एक तरह से एसआईआर के जरिए नागरिक बने रहने पर ही प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा हिस्सा उसका जिसको कि अभी वो उस तरह की नागरिकता नहीं उस तरह की हासिल है। तो दूसरा तीसरा आप देखिए कि एक और बात है, जो राष्ट्रवाद का सवाल तो बीजेपी के पास है, लेकिन बंगाली राष्ट्रवाद का जो सवाल है, वहां बीजेपी फिट नहीं बैठती है। जिसको जिसको बार बार ममता जी उसकी चैंपियन वो बन के उभरती है। अभी भी बंगाल जो है, बंगाल में बीजेपी एक बाहरी शक्ति के बतौर कोई ऐसा उनके पास ऐसी लीडरशिप लोकल जो है, वो उस तरह का उभरता हुआ अगर आप देखें तो आपको बहुत उस तरह से मिलेगा नहीं। तो हम लोग जो पिछला तुलना कर रहे थे उसमें, और ऐसे समय में जब एक एक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पैदा हुई है, जो बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है जो अमेरिकी दबाव में गया है, क्योंकि बंगाल में मान लीजिए उसका ये जो राष्ट्रवाद है, यह भी एक तो बंगाली राष्ट्रवाद में फिट नहीं होता है, और उसका जो अपना एक नेशनलिज्म है जो उत्तर भारत में बहुत ताकतवर होकर के वो काम करता है कि भाजपा अपने को एक राष्ट्रवादी पार्टी के बतौर पेश करती है, वो भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है ट्रंप के बाद। और अभी ये तेल क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस और गैस क्राइसिस ठीक चुनाव के दौर में। तो मेरा ये मानना है कि संकट में है बीजेपी वहां बंगाल में। पिछले दौर से को भी दोहरा पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और तो आप ये कह रहे हैं कि और जब कैलाश विजयवर्गीय 2021 के चुनाव में और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे और उस समय लग रहा था कि बीजेपी तो जीत ही रही है, तो उससे भी खराब परफॉर्मेंस आपको लग रहा है कि बीजेपी का इस बार होगा? जी, हमको इसलिए लग रहा है कि उनमें कोई गति नहीं दिख रही है, कोई इस तरह का गतिशीलता नहीं दिख रही है, कोई तूफान नहीं खड़ा है, जिसे लग ही नहीं रहा है कि बंगाल में चुनाव हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, बीजेपी जिस जी। ढंग से चुनाव लड़ती है और जितना वो चर्चा करती है, जितना उसको एकदम तूफानी बनाती है चुनाव को, एकदम नाक में दम कर देती है, जिस तरह से उसका चुनाव लड़ने का जो तरीका है, वो आपको दिखेगा नहीं कहीं। कोई आपको नॉर्मली बहुत उस तरह से चर्चा नहीं दिखेगा। तो एक उसके सामने ये इस बार का संकट है कि वो पिछला प्रदर्शन अपना अगर वो बनाए रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी, ये सवाल उसके सामने अभी है। और कोई लोकल उनके पास उस तरह का लीडरशिप वो नहीं है। और एक और बात इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि बंगाल में उनको चुनाव आयोग का ज्यादा सहारा लेना पड़ रहा है। मुझको एक शंका है, अभी एकमात्र राज्य है वो
जहां अभी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 60 वो कोर्ट के उसमें संचालन में वहां एसआईआर हो रहा है, मैंने चुनाव आयोग से वो छीन लिया गया है। 60 करोड़ जो ये लोग अभी 60 लाख लोग जो है अभी एक कह लीजिए संदिग्ध वोटर है, और उनके लिए अगर 7 तारीख तक अगर नामांकन है, तो जब जब ये घोषित हुआ चुनाव, उसके बाद उसके पास 20 दिन का ही समय था। इन संदिग्ध वोटर्स को 60 लाख तो पहले से ही बाहर हो गए, वोटर ही नहीं रहे। यही एक तरीका उसके पास है। और ये जो 60 लाख है संदिग्ध है, जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, हाई कोर्ट की निगरानी में, और जज ही उसका चयन कर रहे हैं। मैंने केरला के, बंगाल के और उड़ीसा के जो जज हैं कुछ, वो ही उसको कर रहे हैं। और ठीक इसी समय आप इन 20 दिनों में क्या ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? क्या चुनाव अगर एक भी, अगर 2 लाख 1 लाख वोटर भी अगर उनका फाइनल उनको नहीं कर लिया गया, बचे रह गए, तो क्या उनके बिना चुनाव हो जाएगा? क्या बंगाल में कोई एन रवि को क्यों भेजा गया इसी समय, जो बहुत कुख्यात है राज्यपाल के बतौर? आप ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु से एक बहुत कुख्यात जो बेसिकली वहीं सरकार की पार्टी, मैंने दिल्ली की पार्टी के बतौर वहां लड़ते रहे हैं, इसी समय उनको वहां क्यों भेजा गया है? क्या बंगाल में ममता के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव नहीं लड़ने का इरादा है? क्या वहां राष्ट्रपति शासन की तरफ भी बातें बढ़ सकती है? ये सब कुछ आप देखिएगा कि अभी बहुत करीब जाते जाते भी ये अभी देखना बाकी है कि नहीं, बीजेपी लेकिन अब। आपको क्या लगता है कि मनीष, किस राज्य में आपको लगता है कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा राह आसान होगी? क्या असम ये लग रहा है? क्योंकि अगर असम की भी कहानी आप देखें, अभी शाही साहब से भी मैं इस चीज को पूछूंगी कि अगर कांग्रेस में लोग छोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बीजेपी में भी लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का नैरेटिव बन रहा है, क्या उस तरीके का ध्रुवीकरण बीजेपी कर पाएगी? क्या लोग एकजुट हो पाएंगे? जैसा कहा जा रहा है कि अगर 34% वोट एकजुट हो जाता है मुसलमानों का, तो फिर हिमांता बिस्वा शर्मा या बीजेपी के लिए दोबारा सरकार में आना मुश्किल होगा? नहीं, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उनको 2 जगह अपने को कैसे बचा लें, इसके लिए जूझ रहे हैं। मैंने असम में अपने को बचा लें, और पांडिचेरी में जो एक ज्वाइंट करके उन्होंने जो हासिल किया था, ये 2 जगह अपने अस्तित्व को, अपने सरकारों को बचाने की ज्यादा लड़ाई है इस बार बीजेपी की। और जगह एक उपस्थिति दर्ज कराने की ज्यादा, खास करके केरल में असम में भी आप देखिएगा कि अगर आदिवासी हिस्सा थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, अगर जो पिछले दौर में चला गया था उसके साथ, एक बांग्लादेशी के नाम पे, वो जो एक आप देखिएगा, वो उसके बावजूद चला गया था, वो थोड़ा सा अगर शिफ्ट हो गया, जिसका खतरा बना हुआ है। मैं देख रहा हूं कि अभी ये जो कांग्रेस के जो वहां पे एक तरह से अघोषित रूप से या घोषित रूप से मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं, जो क्या नाम है उनका, लोकसभा में वो उनकी उपस्थिति भी रहती है, जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनकी थोड़ी छवि जो है वो ज्यादा डेवलप हुई है। एक पैरेलल, जिसे एक ऐसा नेता चाहिए था वहां पे जनरली, जो हेमंता विश्वकर्मा के स्तर का, उस लेवल का कोई उनके पास, कांग्रेस को पास भी एक लीडर चाहिए था। वो लीडर भी एक है उस समय वहां मौजूद असम में, जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल जा रहा हूं अभी। तो एक 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 पैरेलल वहां वो उनकी उपस्थिति है। गौरव गोगोई की आप बात कर गौरव रहे हैं? गोगोई की मैं बात कर रहा हूँ, गौरव गोगोई की बात कर रहा हूँ। वो एक जी जी। प्रोमिनेंट, वो एक नेशनल लेवल पे उनकी छवि बनी है, मतलब वो केवल असम के बतौर नहीं, एक कांग्रेस के एक इस तरह के नेता के बतौर उनकी एक बाहर भी संसद में लगातार वो कई जिम्मेदारियों को निभाते रहे हैं, कई वक्तव्यों का उन्होंने ही जवाब दिया है। तो थोड़ा उनकी एक छवि दूसरे ढंग की हुई है। तो अगर वो मान लीजिए माइनॉरिटी वाला वोट तो है ही, लेकिन अगर उनके जरिए या उसके जरिए आदिवासी दायरे में भी अगर थोड़ा सा गई कांग्रेस, तो संकट में पड़ जाएगी बीजेपी वहां। वहां ऐसा आसान नहीं है, बहुत जूझ रही है। तो मेरा ये कहना है कि केरला में एक लेवल के उनको, अब असम में वो अपने को बचाने के लिए लड़ेंगे। केरला में तो बिल्कुल आप जान लीजिए कि उनकी कोशिश है कि वो धीरे धीरे, इस बार उनकी यही कोशिश है कि अन्ना द्रमुक जो नष्ट हो रही है पार्टी, लगभग खत्म हो रही है जयललिता के जाने के बाद, बहुत आप अंदरूनी टकराव में है, वहां उस पार्टी वाली जो जगह खाली हो रही है, उसको कैसे भरा जाए, उस जगह को कैसे भर के विपक्ष बना जाए। इसीलिए अन्ना द्रमुक के साथ उन्होंने इस बार ज्वाइंट होकर के चुनाव में उतर रहे हैं वहां पे। अब एक दिक्कत है वहां पे उनके लिए, एक तो एक उनका जो कह लीजिए संघ और क्षेत्रीय राज्य और दिल्ली और वहां चेन्नई के बीच की जो लड़ाई है, वो उनके लिए एक संकट पैदा करती है। दूसरा, वहां हिंदुत्व बहुत असरकारी नहीं है वहां, बल्कि हिंदुत्व के खिलाफ ही जो है राजनीति, द्रविड़ राजनीति वहां बहुत फोकस है।
और भाजपा की छवि एक हिंदुत्व की वादी, मतलब कह लीजिए कि एक सनातन और एक उसको केंद्रित करके उसकी राजनीति है। एंटी मुस्लिम उसकी राजनीति है, एंटी दलित उसकी राजनीति आमतौर पर हो जाती है। तो केरला में वो कोशिश तो कर रहे हैं कि अन्ना द्रमुक वाली जगह को थोड़ा उस स्पेस को भरा जाए, और कितना भर पाएंगे देखना होगा। लेकिन उसके दो विचार, जो उसके दो बड़े विचार हैं, एक संघीय ढांचे को नष्ट करने वाली पार्टी, एक उसकी वो छवि है केरला में, जिसको वो लेनिन हमेशा उसको बड़ा मुद्दा बनाते हैं वहां पे। वो जो भाजपा के जो भेजे गए राज्यपाल हैं, वो इस मुद्दे को और दम देते हैं। एन रवि वहीं थे। और दूसरा उसका हिंदुत्व बनाम द्रविडियन पॉलिटिक्स है, जो उसमें वो फिट नहीं बैठते। तो इस यहाँ पे एक ही स्पेस है, वो अन्ना द्रमुक वाला। उस स्पेस को कितना वो भर पाते हैं, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं शाही साहब के पास आती हूँ कि शाही साहब, कांग्रेस के मन में भी ये सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हुए कंप्लीट तस्वीर आपको क्या लग रही है कि क्या वाकई में बीजेपी अपनी पैठ बना पाएगी? और जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, कहा जा रहा है कि पूरी जो लड़ाई है वो 5% की वोट की है। उसी तरीके से जो असम है वहां पर 34% है। केरला और तमिलनाडु और पुदुचेरी में बीजेपी क्या कर पाएगी अभी कहना मुश्किल है। तो सार जो एक कंप्लीट तस्वीर इस समय चुनाव की बीजेपी के पर्सपेक्टिव से क्या आपको लगती है, और कांग्रेस कहां कहां कर पाएगी? अच्छा जी। देखिए, कांग्रेस का जहां तक आपको सवाल है कि कांग्रेस सबसे बेहतर जो है वो करने जा रही है केरला में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में, आसाम और हम बंगाल में अच्छी फाइट देने जा रहे हैं, अच्छी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे दिखेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एफआईआर करके भारतीय जनता पार्टी ने, एफआईआर का लोग कह रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट है कि केरला में इस बार केरला में कांग्रेस की सरकार बनने के लिए आप कॉन्फिडेंट है? हम केरला में जो केरला में उसमें हम सरकार बना रहे हैं, आसाम में सरकार बनाने जा रहे हैं, और पुडुचेरी में सरकार, तमिलनाडु में हमारी डीएमके के साथ सरकार बनाएंगे। और दूसरी चीज, जहां तक बंगाल की बात है, बंगाल में हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे एंटी इनकम्बेंसी है, और आसाम में तो एंटी इनकम्बेंसी 10 वर्षों से ही है। हेमंत विश्व शर्मा से लोग नाराज। एक्चुअली क्या कि हमें दिखता है कि बहुत सारी चीजें बाहर से दिखती है, हिंदू मुसलमान ये वो, उसी खांचे में हम देखते हैं। ऐसा सवाल वहां पर पिछले 10 वर्षों से उठा रहे हैं, और उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी उठाती रही, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी उठाती है। और उन्हें समझ में आ गया जनता को कि ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा है सड़क है, बिजली है, रोजगार वहां मिल नहीं रहा है इस समय। जो गैस की है किल्लत है, ऑयल की किल्लत है, इतने ज्यादा लोग, क्योंकि हिली एरिया है, वहां पर किस तरीके से गैस जा रही है, या गैस पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, तेल का सप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। और एक चीज, बॉर्डर का जो डिस्प्यूट हुआ है, जिसमें आसाम का बॉर्डर का डिस्प्यूट अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जो डिस्प्यूट हुआ है, उसमें आपस में ही गोली चालन का की स्थिति आ गई। और दोनों की आसाम पुलिस और बाकी अन्य वो कौन सा राज्य था मुझे याद नहीं आ रहा है, दोनों की स्थितियां ऐसी रह गई कि दोनों के पुलिस आपस आमने सामने आ गए। तो ये सब सवाल है, सवाल बहुत ज्यादा खतरनाक है वहां पर। और जुबिन गर्ग की जो हत्या हुई है उसका, हाँ प्रबल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। और जिस तरीके से, हाँ, बीच में आपकी आवाज चली गई थी सर। हाँ बोलिए। हाँ वो बीच में कोई कॉल आ गई थी तो मैंने कट किया। हाँ हाँ बोलिए। सवाल यह है कि जुबिन गर्ग का भी विषय है, जिसमें यूथ का बहुत बड़ा है। राहुल गांधी जी जब गए थे, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में वहां पर जाके, आदिवासियों का सवाल है, बहुत बड़े सवाल हैं ये। आपकी आवाज जा रही है बीच में शाही साहब। शाही साहब आपकी आवाज, हाँ ना, अभी आवाज नहीं आ रही सर। आप एक बार हाँ, रिकनेक्ट कर मैं लीजिए। ये कह रहा हाँ हूँ अब पिछले, हाँ, जी। जुबिन घर का सवाल हो, युवाओं का सवाल हो, उसके बाद रोजगार का सवाल हो, जिस तरीके से आदिवासियों का सवाल है, आदिवासियों के सवाल भी, बोडोलैंड का भी सवाल है, बहुत सारे सवाल है, ये सब सवाल अनएड्रेस रह चुके हैं वहां पर। सर आपकी आवाज फिर से चली गई। आपकी आवाज नहीं आ रही।
आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ सर। ना, अभी भी आवाज नहीं आ रही। ना, अभी भी आवाज नहीं आ रही। आवाज हाँ, अब आई है। आ रही है आवाज? बोलिए, बोलिए, मेरी बोलिए। आवाज आ रही है आपको? बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ अब जी, आ रही है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे सवाल जो बोलिए। युवाओं के आदिवासियों के जो सवाल है, महिलाओं के सवाल है, महंगाई के सवाल है, वो सब सवाल जो है सर आपका या तो सिग्नल नहीं चल रहा है या आपको शायद बार-बार फ़ोन आ रहा है। ठीक है, मैं मनीष जी के पास जाती हूँ, आप देखिए इस कनेक्शन को। मनीष, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जिन राज्यों में हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस क्या वाक़ई में उम्मीद कर सकती है? कांग्रेस के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जिन राज्यों में हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस क्या वाक़ई में उम्मीद कर सकती है? मैं जो शाही साहब बोलिए। शाही साहब बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ ये सारे सवाल जो थे अभी तक अनएड्रेस है वहां पर। और आसाम में महंगाई बहुत ज्यादा है, आसाम में बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है, जुबिन गर्ग का बहुत बड़ा सवाल है, युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल इस भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार से। आप कब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर उनको मूर्ख बनाते रहोगे? कब तक जो है आप जो है अपनी सारी कमियों को आप बांग्लादेश के घुसपैठियों से करते हैं? और बांग्लादेश में के लोग अगर जो आए थे वो कब आए थे, किस सरकमटेंसेस में आए थे, और बीएसएफ क्या कर रही है? बंगाल में बीएसएफ लगी हुई है, वहां पे बीएसएफ। तो ये कमी जो अगर है, आप 2014 में आए और आज 2026 है, 12 वर्ष हो चुके। 12 वर्ष के बाद भी अगर आप बीएसएफ आपका काम नहीं कर रहा है, और अगर आपके बॉर्डर की सिक्योरिटी और घुसपैठिए आ रहे हैं जो आप बात कह रहे हो, इसी के पहले बिहार में भी आपने सवाल उठाया था, घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए, और पता चला कि एसआईआर के बाद घुसपैठियों की कोई संख्या नगण्य रही। तो कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया, कितने लोगों को बाहर किया, कोई सवाल नहीं। तो सवाल यह है कि अगर बीएसएफ के रहते हुए जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और अगर घुसपैठ हो रहा है, तो घुसपैठ के दो कारण हो सकते हैं, या तो पैसा लेकर घुसपैठ हो रहा है, या तो नाकामी में घुसपैठ हो रहा है। अगर पैसा लेकर घुसपैठ होता है, भ्रष्टाचार क्या आ रहा है, तो यह पैसा क्या गृह मंत्रालय तक जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री की भी जांच होनी चाहिए कि गृह मंत्री की क्या इन्वॉल्वमेंट है। और अगर नाकाम है रोकने में, तो ऐसे नाकारा गृह मंत्री की कोई जरूरत नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो सवाल गृह मंत्री उठा रहे हैं घुसपैठ का, तो सबसे बड़ा सवाल वो अपने आप पर खुद उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी नाकामी के कारण अगर घुसपैठिया है, तो वो मौजूदा समय के गृह मंत्री की फेलियर है। और इसलिए गृह मंत्री को यह 6वां वर्ष हो गया है, 7वां वर्ष चल रहा है गृह मंत्री का, एज ए गृह मंत्री, और 7 वर्ष से आप गृह मंत्री हैं, और तब भी अगर घुसपैठिया का सवाल है, इस कार से आप नाकारा हैं, आप नाकाम हैं अपने पद के लिए, अपने पद कार्यों के लिए, इसलिए आपका इस्तीफा होना चाहिए पहली। और जहां तक आपने सवाल पूछा, पुडुचेरी में हमारी सरकार जो है बनने की स्थिति में है, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोई सवाल ही नहीं है, और केरला में तो कोई विषय ही नहीं। 3 जगह तो आप। अब आ जाइए बंगाल का विषय। बंगाल में 2-3 चीजें हो रही है। बंगाल में एक तो बंगाली अस्मिता का सवाल तो है ही है, इसके साथ साथ जो 10-15 वर्षों से ममता बनर्जी की भी जो गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ जो एंटी कंबल्सी है, उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो रुख रहा है, जिस तरीके से बंगालियों को मारा गया है, बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों को दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बाकी सब जगहों पर मारा गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में या महाराष्ट्र में मारा गया है, या मध्य प्रदेश में मारा पिटाई हो गई है, उसका भी बहुत बड़ा वो हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार बंगाल में वोट नहीं मिलने जा रहा है, इस चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। अब लड़ाई जो है वहां पर कांग्रेस बनाम टीएमसी होने जा रही है। वहां पर लेफ्ट पार्टियां कई जगहों पर लड़ने जा रही हैं, और कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कई जगहों पर आपको तीसरी पोजीशन पे लड़ती हुई दिखेगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों में वो जोश नहीं है जो पहले 2021 के पहले था, जब वो परिवर्तन 4 मई और कौन कौन गई है नारा लगा रहे थे। इस समय पूरी स्थितियां एडवर्स हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठाना था वो सवाल नहीं। और दूसरी चीज, जो ये युद्ध हुआ है जिसमें यह ईरान ने
अमेरिका को नाको चने चबा दिए, और इजराइल को, जो नरेंद्र मोदी का फादरलैंड है, यहूदी उनके पूर्वज हैं, जो उन्होंने कहा है इजराइल के को जाके, जब उनके नरेंद्र मोदी के पूर्वजों की पिटाई हुई है, तो उससे भी ये हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो है, उनका जो नकली राष्ट्रवाद था उस पर भी एक बट्टा लगा है, और वह पता चला कि नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, और कमजोर आदमी के साथ कभी भी कोई राष्ट्र की जनता नहीं रहती है। जो इनके चेहरे पे मुखौटा था, वो मुखौटा उतर चुका है। इनकी जो रंगा सियार होता है, उस पर जब बारिश हो जाती है तो वह जो है उसका बारिश से पानी से धुल जाता, हुआ हुआ करने लगता है। तो नरेंद्र मोदी का जो है रंगा सियार वाला जो आवरण था, वो आवरण उतर चुका है। नरेंद्र मोदी के कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर देश के सामने आ गए। ठीक है, मैं मनीष आपसे पूछ, हाँ आप म्यूट कर लीजिएगा शाही साहब, क्योंकि एको आता है। तो मनीष, कुल मिलाकर इस बार क्या स्कोर बीजेपी का आपको लगता है होगा? 5 राज्यों, इसमें से एक केंद्र शासित राज्य है, क्या स्कोर होगा बीजेपी का? नहीं, देखिए, दोनों स्तर पे थोड़ा बीजेपी इस बार फंसी हुई है ना। एक तो नेशनली जो उसका एक था, जो हिंदुत्व वाला जो उसका एजेंडा था, जो राष्ट्रवाद वाला उसका एजेंडा था, और जो मोदी ब्रांड वाला एजेंडा था, ये तीनों थोड़ा डाउन हुआ है। मतलब एक जो लोकल राजनीति के साथ अपना रिश्ता बनाते समय उसका एक नेशनल विजन भी साथ में रहता था, वो जुड़ जाता था। तो कहीं कहीं जहां वो जीरो भी रहते थे, वहां वो बहुत तेजी से आगे भी बढ़ सकते थे। जैसे उन्होंने एक तरह से, आप देखिए कि वहां त्रिपुरा में किया था, ध्यान दीजिए कि एकदम से अचानक से पार्टी पूरी तरह से वहां बहुत ताकतवर बन गई। या बंगाल में गए तो एकदम से जो है, एकदम जीरो से हीरो की तरफ एक तरह से कहिए, एक बड़ा उन्होंने छलांग लगा दी। तो उसकी वजह ये होती थी कि आपका एक मोदी जो ब्रांड था, अपने आप में एक बड़ा आकर्षण का वो सेंटर था, जो अब वो आकर्षण नहीं रहा। मैंने विधानसभा बीजेपी के कैंडिडेट नहीं लड़ते थे, मोदी ही लड़ते थे हर जगह, आप देखेंगे। तो उत्तर भारत में जब ये कमजोर हो गया है मोदी ब्रांड, और जो हिंदुत्व का गढ़ था उत्तर प्रदेश, वहां हिंदुत्व संकट में चला गया है, अयोध्या तक हारना पड़ा, ये सब सारा चीज। और अभी जो राष्ट्रवाद है, सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो राष्ट्रवाद है, और ट्रम्प साहब ने जो राष्ट्रवाद का जो किया है इनके साथ, और अभी जो आप देखिए कि पश्चिम एशिया वाले ये जो संकट आया है, तो ये उसके पास अब एक गारंटी जो होती थी, एक मोटी गारंटी जो होती थी, वो गारंटी अब उस तरह से नहीं रही है। और लोकल पॉलिटिक्स में उसके लिए थोड़ा संकट बढ़ा है। मतलब संकट क्या बढ़ा है? मतलब एक ये बढ़ा है कि वो एक कम्युनल जो राजनीति थी, उसकी प्रक्षेपण क्षमता थोड़ी कमजोर हुई है। असम में भी वो जो लड़ा देने वाला जो मामला था, वो केवल उत्तर भारत में ही नहीं कम हुआ है, उस इलाके में भी आप देखेंगे कि वहां ये कम हुआ है आमतौर पे। और उसका बांग्लादेशी जो कार्ड था, वो अब ज्यादा रटते रटते थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब थोड़ा सा भोथरा हो रहा है, मतलब उसमें बहुत शार्पनेस नहीं रह गई है उसका जो है। और इसलिए मेरा कहना है कि ये संघर्ष करती हुई दिख रही है बीजेपी हर जगह, जनरली संघर्ष करती हुई दिख रही है। कैसे कुछ जगहों पे अपने सीटों को जो बरकरार रखा जाए, जैसे बंगाल में जो पुरानी पोजीशन है, अब तो उसके सामने एक तरह से उसको बरकरार रखने का एक चैलेंज है उसके सामने। और आप केरला में जो एक सीट था, वो भी हार गए थे पिछली बार, वो कैसे अभी पंचायत चुनाव में एक सीट किसी तरह उन्होंने हासिल किया है। तो कैसे एक खास इलाके में बरकरार रखें, लेकिन क्योंकि वहां और संकट में बीजेपी पड़ेगी, खाड़ी देशों में से केरला का बड़ा गहरा रिश्ता है। मैंने केरला की इकोनॉमी का बहुत गहरा मामला पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ है। और भारत की जो अभी जो विदेश नीति है, वो बहुत आलोचना के घेरे में आ गई है। तो केरला में जो उनके लिए अपने उसको बहुत मुश्किल होगा। और असम में उनके सामने एक और संकट है, मणिपुर केवल मणिपुर तक सीमित नहीं रहा है। आदिवासी हिस्से में जो बीजेपी की राजनीति धीरे धीरे घुस रही थी आरएसएस के माध्यम से, और वो आदिवासी हिस्से में जो उसका वर्चस्व बढ़ रहा था, वो आप देखिएगा कि मणिपुर से का असर जो है, जिस लेवल पे वहां तनाव बना, लंबे समय तक तनाव रहा, और एकदम से बीजेपी उसको हैंडल नहीं कर पाई, उसका गहरा असर आपको जो है वहां असम में भी आपको जो है उस हिस्से में मिलेगा। तो मेरा ये कहना है, कुल मिला के बीजेपी इस पूरे चुनाव में जूझती हुई नजर आ रही है, और कुछ जगहों पे कांग्रेस के लिए एक संभावना है। बंगाल वाले को लेकर के मेरा मानना है कि अभी कांग्रेस के लिए उस तरह की जगह नहीं है। वहां ममता जी जानबूझ के कांग्रेस के साथ एकता नहीं बनाना चाहती है। उनका एक कोशिश रहती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो वोट बीजेपी के पास न जाए, वो कांग्रेस के पास चला जाए। एक उनकी एक ममता जी की कोशिश रहती है, इसलिए वो
कतई वहां गठबंधन में नहीं जाना चाहती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि दोनों लोग एक सचेतन ही गठबंधन में नहीं जाते। तो अब पता नहीं, मैं इसको उस रूप में डायरेक्टली नहीं कह सकता हूं अंदरूनी क्या है, लेकिन वो जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको विभाजित कर देना चाहती है ममता जी वहां पे, हर साल उनका रहता है। तो वहां इस लिहाज से कहिए तो कांग्रेस थोड़ा सा जितना खड़ा होगी तो वो बीजेपी के लिए संकट डालेगी। वो बहुत ममता के लिए उस तरह का संकट वो नहीं होगा। कांग्रेस खड़ा होगी तो वो एक दिक्कत वहां जो है बीजेपी के लिए खड़ा होगा। तो कुल मिला के मुझको लग रहा है कि कांग्रेस के लिए कुछ संभावना है केरला में और असम में। बीजेपी इन दोनों अपनी जहां जहां सत्ता में थी उसमें जूझती हुई नजर आएगी, और क्षेत्रीय आधार पे उसका कोई बहुत, जहां वो नहीं है या थोड़ी बहुत थी, वहां उसके सामने अस्तित्व का संकट अभी भी आने वाले समय में वो बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शाही साहब, मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।